भले अपने इतिहास नहीं जानते थे, इसीलिए जो जो उन शासक वर्ग ने पढ़ाया हम मानते रह गए। लेकिन जब हमने सिमरौनगढ़ का इतिहास पढ़ा, अपने राज्य के विषय में पढ़ा, अपने राजाओं के विषय में पढ़ा, तब जाके मालूम हुआ कि हम सब कितने शक्तिशाली थे, कितना गौरवशाली थे, कितना भव्य था। तब जाके हमको मालूम हुआ और तब जाके हम गर्व करने लगे कि हाँ, हम सब छाती ठोक के कहते हैं हम सब मधेसी हैं और हम सब अपना इतिहास वाले हैं कहते कहते। तब सब हम सब कहने लगे हम सब वीर मधेसी हैं, मधेश के रहने वाले। आके जी है कहीं पर सुनाया होगा आपको। तब जाके हमको वह कहने का हिम्मत मिला। और वास्तव में क्यों न हो, ये नान्यदेव का द्वारा स्थापित किया गया राज्य था। सिमरौनगढ़ राज्य इतना शक्तिशाली था उस समय कि बंगाल तक के राजा सब इस देश से, सिमरौनगढ़ से रिश्ता बनाने के लिए लालायित रहते थे। कहते थे अगर इस देश से रिश्ता बन जाएगा ना तो हम सब भी सुरक्षित रहेंगे, मजबूत रहेंगे। इतना शक्तिशाली यह राज्य हुआ करता था सिमरौनगढ़। काठमांडू नेपाल की तो बात ही नहीं कीजिए, नेपाल पर हम सब 7 बार आक्रमण करके उसको कब्जा में ले लिए थे। काठमांडू को हरा के हम सब काठमांडू पर बार बार जाते थे, कब्जा कर लेते थे, टैक्स वसूल करते थे, फिर वापस आ। क्योंकि हम सबको जाड़ा पसंद नहीं रहता था, तो कहते थे कौन रहना है यहाँ पर, छोड़ के फिर से वापस चले आते थे। वह सिमरौनगढ़ का राज्य था। और जब हम सब 13 से 24 में यहाँ के जो राजा थे हरिसिंह देव, वो यहाँ से काठमांडू जब पलायन हुए थे, यहाँ से जाते जाते रास्ते में अपने कुछ सैनिक के साथ और तुलजा भवानी का मूर्ति लेके यहाँ से गए, तो वही भक्तपुर में जाकर अपना राज्य स्थापित किए। और वहां पर पलेजू मंदिर जो कहते हैं, वहां पर यही से गई हुई तुलजा भवानी का मंदिर, वहीं पर जाकर हम सब अपना कुल देवी जाके काठमांडू में स्थापित किए, अपना राज्य स्थापित किए भक्तपुर में। और तब जाके काठमांडू पे भी और ललितपुर पे भी कब्जा जमाए हम सब। तो हम सब का राज तो पूरा काठमांडू में, पूरा नेपाल में फैला हुआ था। हम सब पूरा पैर जमाए हुए थे। उतना शक्तिशाली राज्य का हम सब राजा थे एक हिसाब से। यह बहुत ही गौरवशाली विषय है। इसीलिए हम जब भी यहाँ पर आते हैं तो भावनात्मक हो जाते हैं, ऊर्जा मिलती है यहाँ से कि भाई हम सब क्या थे, वो गौरवशाली इतिहास हम सबको फिर वापस लाना है। इसलिए भी हम सब प्रतिबद्ध हो जाते हैं। इतना उर्वर भूमि हमारे पास है, जहां भी देखिए थोड़ा सा खोदिए पानी निकलता है, इसे देखिए तो पानी भरमार है। वो अरब मुल्क में क्या है, रेत है खाली, बालुआ ही बालू बड़े पड़े। पानी के लिए तो तरस जाएंगे, ऐसे पानी कब देखेंगे, वहां पे तरस जाएंगे। और वहां पर एक ऐसे मकई छीट देंगे तो हो जाएगा, रेत पे नहीं होगा। तो एक रेत वाला मुल्क जो है वो भी आज हमारे लाखों भाई बहन को बुला के नौकरी दे रहा है। तो जिसके पास ऐसी भूमि होगी वो क्या नहीं दे सकता है। जब हम सब यहाँ पर पूर्ण तरह से स्थानीय प्रदेश और केंद्र में भी कब्जा जमा कर इस देश की नीति अपने हाथों में ले ली, तभी जाके संभव है। नहीं तो यहाँ पर बिचौलिया सरकार है। यहाँ पर अपने किसान लोग यहाँ पर मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, काफी कड़ा मेहनत करते हैं, धान उगाते हैं, चावल उगाते हैं। लेकिन जब चावल उपज जाता है उसका भाव इतना कौड़ी का दर में कर देता है कि वो सीधा भारत से इंपोर्ट करता है। सीधा भारत से 40 अरब का चावल इंपोर्ट करता है और हमारा धान कौड़ी के भाव में बिकने लगता है। क्यों? नीति की वजह से। वो जानबूझ के ऐसा करता है ताकि किसान ऋण में डूब जाए। किसान ऋण में डूब जाएंगे और अपना खेत भी बेच के भाग जाएंगे। जानबूझ के किया जाता है। नहीं तो आपको 40 अरब का चावल लाने देता है और किसान को चाहिए मल खाद, तो मल खाद क्यों नहीं लाने देता है? आधा बोरा जब मल खाद लाते हैं तो बॉर्डर पे गोली मारता है। और उसको जो चाहिए, चावल चाहिए, कपड़ा चाहिए, डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, जो भारत में भी नहीं मिलता तो वो लाने देता है मजा से। और मधेसी किसान को चाहिए जो चीज खाद चाहिए, खाद इस साधारण चीज जो बिहार में भी बनता है वो नहीं लाने देता है। ये बड़ा षड्यंत्र है हमारे खिलाफ। ऐसे ही षड्यंत्र करके हमारे किसानों को लूटा गया, किसानों को गरीब बनाया गया, मधेसियों को गरीब बनाया गया और इस हद तक पहुंचा दिया कि आज हम सब खेती पाती करके अपने बच्चे को पालने की अवस्था में भी नहीं रह गए। खेती पाती करके अपने बच्चों को एक बोर्डिंग स्कूल के पढ़ाने की अवस्था में भी नहीं लगी है। सरकार की जानबूझ के हमारे खिलाफ किया गया षड्यंत्र है, वो नीति है, रणनीति है, मधेश को विस्थापित करने के लिए, मजदूर बनाने के लिए और गरीब बनाने के लिए।
इसीलिए जब तक पूरा का पूरा शासन व्यवस्था हमारे हाथों में नहीं आ जाता और नीति हम सब बदल तो नहीं सकते। खुद अपने फायदा के लिए करेंगे, जब भी करेंगे वो अपने फायदा के लिए करेंगे। इसीलिए हम सबको समझना है कि इन्होंने इन सबको बार बार बहुत सारा मौका दे दिए, 30-30 वर्ष 70-70 वर्ष मौका दे दिया, अब बहुत हो गया। अब तो देश बेचने के कगार पे ये सब ला दिया है। आज के दिन में तलब खिलाने के लिए पैसा नहीं रह गया तो देश बेच ही रहा है, एक हिसाब से बेच के ये देश चला रहा है। इस हिसाब से हम सब ये ध्यान रखना है कि अब इसके षड्यंत्र का शिकार नहीं होना है। शासक बनने के लिए, अपनी राज्य सत्ता वापस लाने के लिए, अपनी नीति अपने हाथों में लेने के लिए हौसला प्रदान कर रहे हैं। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक बार आप सभी अपने आप के लिए और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ।